आज हम बीए फर्स्ट ईयर में पेपर फर्स्ट उसकी यूनिट फर्स्ट में एक मेथड ऑफ इकोनॉमिक स्टडी अर्थशास्त्र अध्ययन की विधियों के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले इसके पहले वाले चैप्टर में आपने अर्थशास्त्र क्या होता है, उससे संबंधित परिभाषाएं क्या होती हैं, इसके बारे में आपने पढ़ा होगा। इसके बाद आती हैं मेथड्स। तो इकोनॉमिक्स में बहुत सारी मेथड्स का यूज करके परिणाम निकाले जाते हैं, रिजल्ट निकाले जाते हैं, क्योंकि इकोनॉमिक्स जो होता है वो दो शब्दों से मिलकर बना है, इको प्लस नॉमिक्स, है ना। तो ये आप पहले से जानते हैं। इकोनॉमिक्स जो है वो रीजन और रिजल्ट के रिलेशनशिप के बीच में काम करता है। किसी भी कारण या परिणाम के बीच में क्या परस्पर संबंध होता है, उसके आधार पर, उसके बेस पर जो कंक्लूजन या निष्कर्ष निकाले जाते हैं उन्हीं को इकोनॉमिक लॉ कहा जाता है। ठीक है। और ये इकोनॉमिक लॉ जो होते हैं वो साइंटिफिक स्टडी के अंतर्गत अध्ययन करते हैं या वैज्ञानिक विधि के अंतर्गत अध्ययन करते हैं या विधियों को निकालने का काम करते हैं। इसके अंतर्गत दो तरह की विधियां काम करती हैं। पहली होती है निगमन विधि, जिसे डिडक्टिव मेथड कहा जाता है। दूसरी होती है आगमन विधि, जिसे इंडक्टिव मेथड कहा जाता है। और यही अर्थशास्त्र की दो प्रमुख विधियां हैं। इन विधियों का इस्तेमाल गणित में भी किया जाता है। इसके साथ साथ इन विधियों का इस्तेमाल विज्ञान विषय में भी किया जाता है। ये विधियां कॉमन हैं, जो हर एक विषय में आपको कॉमनली यूज होती नजर आती रहेंगी। ठीक है। फिर सबसे पहले हम देखते हैं डिडक्टिव मेथड क्या होती है। इसके कुछ मुख्य बिंदु यहाँ पर लिखे हुए हैं। डिडक्टिव मेथड जो है या निगमन विधि जो है वो सबसे प्राचीन विधि है, सबसे ओल्डेस्ट मेथड है अर्थशास्त्र की। ठीक है। इसके अंतर्गत जो भी ह्यूमन का जो स्वभाव होता है या मानव स्वभाव या उसके जो व्यवहारिक पहलू होते हैं, उसका जो बिहेवियर होता है, उसकी स्टडी जो है इसके अंदर की जाती है। इसके साथ साथ ये जो मेथड है वो सामान्य से जटिल की ओर कार्य करने वाली है। फ्रॉम जनरल टू पर्टिकुलर ट्रूथ के बेस पर काम करती है। और इसके साथ साथ ये जो मेथड है ये यूनिवर्सल या सर्वमान्य सत्य के आधार पर कार्य करती है। जो भी मेथड में परिणाम निकाले जाते हैं वो सर्वमान्य या यूनिवर्सल या पूरे विश्व में उनका परिणाम एक ही माना जाता है। अब इसके साथ साथ देखने वाली बात यह है कि जो निगमन विधि है उसमें मुख्य बात यह है कि यूनिवर्सल ट्रूथ बेस पर काम करता है और इसके बेस पर ये सब लॉज या उपनियम बनाने का काम करता है। और यही उपनियम जो है वो अर्थशास्त्र की अलग अलग श्रेणियों में कार्य करते रहते हैं। इसके साथ साथ यह भौतिक या फिजिकली ट्रूथ पर भी काम करता है। भौतिक इसलिए कहा गया है क्योंकि हमने इसके पहले देखा कि ये मानवीय स्वभाव के बेस पर काम कर रहा है। मानव कैसा स्वभाव प्रकट कर रहा है ना, अपनी आर्थिक क्रियाओं को दर्शाने के लिए, इसलिए ये फिजिकली बेस्ड है। इसके साथ जो इसमें आर्थिक निष्कर्ष जो निकाले जाते हैं वो 3 चरणों में निकाले जाते हैं। इन 3 चरणों को अभी हम समझेंगे। सबसे पहला चरण होता है ऑब्जर्वर द्वारा। ऑब्जर्वर का मतलब होता है पर्यवेक्षक के द्वारा। ऑब्जर्वर के द्वारा जो भी मान्यताएं या असुम्पशंस लिए जाते हैं, पहले उन असुम्पशंस का चयन किया जाएगा। दूसरी बात होती है असुम्पशंस के द्वारा, चयनित असुम्पशंस के द्वारा या मान्यताओं के द्वारा कंक्लूजन या निष्कर्ष निकाले जाते हैं। और तीसरा चरण होता है इन कंक्लूजन के बेस पर परीक्षण किया जाएगा समस्या का, या जो भी जिस चीज का आप परीक्षण कर रहे हो उसका टेस्ट किया जाएगा और उनके लिए कंफर्मेशन या पुष्टि जो है वो की जाती है। इसके साथ साथ कौन कौन से असुम्पशंस पर निगमन विधि काम करती है, तो असुम्पशंस हो सकती है कि यह ऑलवेज सेल्फिशनेस या स्वयं सिद्ध मोटिवेशन पर काम करता है। सदैव इस बात पर इस बात को प्रेरित करने का काम करता है कि हम स्वयं से समस्या को समझें और उनके परिणाम निकालें। इसके साथ साथ जो पुरुष और महिलाएं होती हैं उनका जब तक जीवन होता है वो संतान उत्पत्ति के कार्य को करने का प्रयास करते हैं, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा वो क्या चाहते हैं कि उनका परिवार जो है वो बढ़ता जाए। इसके साथ साथ जो प्रोडक्शन है
वो एग्रीकल्चर के बेस पर काम कर रहा है और एग्रीकल्चर में प्रोडक्शन एरिया जो है वो उत्पत्ति ह्रास नियम के द्वारा क्रियाशील बना रहता है। इसके साथ साथ जो प्रोडक्शन का एरिया है वो एग्रीकल्चर के इर्द गिर्द ही घूमता रहता है। तो इसमें सबसे प्रमुख ये जो इनके असुम्पशंस हैं इनको समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सारी निगमन विधि जो है इन्हीं असुम्पशंस के बेस पर काम करती है। इसके साथ साथ इस विधि के हम मेरिट्स देखेंगे या गुण हम इसके देखेंगे। इस विधि के सबसे पहला गुण जो है वो सरल है। ये विधि सिंपल सिटी पर काम कर रही है, क्योंकि इस विधि के जो परिणाम होते हैं वो सिंपल परीक्षण द्वारा निकाले जा सकते हैं और इसको कोई भी आसानी से कर सकता है, इसलिए ये विधि जो है वो सरलता की ओर कार्य करती है। दूसरा इसका गुण है कि यह निश्चित और स्पष्ट है, क्योंकि यूनिवर्सल ट्रूथ के बेस पर काम कर रही है, सर्वव्यापक है। सारे विश्व में जहाँ कहीं भी इसके समान टेस्ट किए जाते हैं उनके रिजल्ट एक से ही निकलते हैं, इसलिए ये निश्चित और स्पष्ट कही जा सकती है। सर्वव्यापक है, अभी इसके पहले हमने आपको बताया, क्योंकि यूनिवर्सल ट्रूथ के बेस पर काम कर रही है तो पूरे विश्व में इसके रिजल्ट जो होंगे वो कैसे होंगे, इसके परिणाम एक समान होंगे। इसके साथ साथ निष्पक्षता होती है, पक्षपात पूर्ण व्यवहार नहीं होता है ना, तो ये एक इसका विशेष गुण है। प्रभावपूर्ण निष्कर्ष होते हैं, इफेक्टिव कंक्लूजन जो है उसके बेस पर काम कर रहा है, क्योंकि इसके जो निष्कर्ष हैं वो कई व्यक्तियों द्वारा बार बार निकाले जा रहे हैं और रिजल्ट एक समान आ रहे हैं, तो जो प्रभावपूर्ण तरीका जो है निष्कर्ष निकालने का वह इफेक्टिवली बना रहता है। उपयुक्तता होती है, सुटेबिलिटी होती है, उपयुक्त है करने में, क्योंकि प्राचीन विधि है तो इसकी सारी मेथड जो है हमें पता होती है कि इसको किस तरीके से फॉलो करना है। ठीक है, इसके साथ साथ हम इसके कुछ दोष या डिमेरिट्स देख लेते हैं। सबसे पहला दोष होता है इसका लेक ऑफ कंप्लीट ट्रूथ, पूर्ण सत्य का अभाव रहता है, क्योंकि भले ही हम कहें कि ये यूनिवर्सल ट्रूथ के बेस पर काम कर रही है, लेकिन इसकी क्या गारंटी है कि जो परिणाम निकला है या जो तथ्य इसमें लिए गए थे वो सत्य ही हो सकता है कि मनगढ़ंत भी हो सकते हैं। दूसरी बात है कि अवास्तविक या काल्पनिक हैं, अनरियल या इमेजिनरी हैं, क्योंकि सत्यता का जो अभाव है वो बना रहता है। ज़रूरी नहीं है कि तथ्य जो हैं वो सही तरीके से लिए गए हों, तो हो सकता है कि इसके जो असुम्पशंस हैं वो कैसे होंगे, अवास्तविक या काल्पनिक भी बने रह सकते हैं। सत्यता की पुष्टि संभव नहीं हो सकती। कई लोग जब टेस्ट करते हैं तो निश्चित रूप से उनके टेस्ट कभी भी एक समान आए ये ज़रूरी नहीं है, इसीलिए सत्यता की पुष्टि संभव नहीं हो सकती। टेस्ट ऑफ ट्रूथ नॉट पॉसिबल। गलत मान्यताएं भी होती, कुछ रॉन्ग असम्पशंस भी होते हैं, जैसे हमने असम्पशंस में देखा कि स्त्री और पुरुष जो है वो संतान उत्पत्ति का कार्य जीवन पर्यंत करते रहते हैं, तो ये गलत असम्पशंस हैं। मनुष्य जो है वो हमेशा ही बच्चे पैदा करने का काम नहीं करता रहता है ना, क्योंकि उसको आगे भी कई क्रियाएं अपने जीवन में करनी होती हैं। तो ये कुछ ऐसी रॉन्ग असम्पशंस पे भी ये विधि जो है वो काम करती रहती है। इसके साथ अब हम देखते हैं दूसरी विधि। दूसरी विधि जो है वो आगमन विधि, ऐसे इंडक्टिव मेथड कहा जाता है। इसका डेवलपमेंट जो है, इसका विकास जो है वो जर्मनी में हुआ था। क्यों हुआ था इसका विकास? क्योंकि इकोनॉमिक हिस्टोरी के बेस पर कुछ ऐसे तथ्यों का परीक्षण किया जाना था जिनका परिणाम जो है वो आसानी से नहीं निकाला जा पा रहा था, तो उसके परीक्षण के लिए इकोनॉमिक साइंस की उत्पत्ति की गई और इसी इकोनॉमिक साइंस के अंतर्गत आगमन विधि का विकास जो है वो किया गया। इसमें मुख्य बात यह है कि आगमन विधि जो है वो विशिष्ट से सामान्य की ओर टू पार्टिकुलर टू जनरल की ओर काम करती है, और दूसरी बात यह है कि पर्सनल एक्सपीरियंस के बेस पर काम करती है। फॉर एग्जाम्पल के रूप में राम, श्याम, हरि 3 दोस्त हैं और इनके बीच में विशिष्ट बात यह है कि ये तीनों दोस्त होने के साथ साथ एक दिन क्या हो जाएंगे, मरणशील हो जाएंगे या मर जाएंगे, क्योंकि हर मनुष्य जो इस धरती पर आया है, जिसने जन्म लिया है, उसका मरना तय है ना। तो यहाँ जनरल बात क्या हो गई कि ये तीनों कैसे हैं, मरणशील हैं, है ना। और विशिष्ट बात इसमें क्या है, विशिष्ट बात है कि ये तीनों एक दूसरे के क्या हैं, दोस्त हैं। ठीक है, तो ये समझने की बात है। अगली बात आती है कि ये जो है कौन कौन से लॉ के बेस पर काम करता है, मांग के लॉ पर या मांग के नियम पर काम करता है, लॉ ऑफ डिमांड्स, एंजल लॉ ऑफ कंज्यूमर्स,
एंजल का उपभोक्ता नियम, उसके नियम पर काम करता है। इसके साथ साथ माल्थस के जनसंख्या सिद्धांत पर भी ये काम करता है। दूसरी बात आती है कि 2 फॉर्म्स में काम करता है या विधियों का परीक्षण करता है। पहली होती है एक्सपेरिमेंटल विधि, जिसको परीक्षण विधि कहा जाता है। दूसरी होती है सांख्यिकी विधि, ऐसे स्टैटिकल मेथड भी कहा जाता है। इन 2 फॉर्मों में हम सबसे पहले देखते हैं परीक्षण विधि को। परीक्षण विधि जो होती है वो सामान्य सत्य का परीक्षण करते हैं। सबसे पहले उसमें क्या करते हैं कि जनरल ट्रूथ के एग्जामिन के लिए उसको इकट्ठा किया जाता है तथ्यों को। उन तथ्यों को फिर प्रयोगशालाओं में टेस्ट किया जाता है ना। जैसे एग्जाम्पल के लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी ऐसे विषय हैं जिनमें कई तरह के प्रैक्टिकल किए जाते हैं। तो सरल रूप में हम कह सकते हैं कि जिन चीज़ों का प्रैक्टिकल किया जाता हो, जिन चीज़ों को टेस्ट किया जाता हो, वो परीक्षण विधि के अंतर्गत काम करते हैं। दूसरी बात आती है सांख्यिकी विधि। सांख्यिकी विधि में होता यह है कि जो अदर एरियाज हैं उनसे मीन्स या समंकों को इकट्ठा किया जाता है। इन समंकों का क्लासिफिकेशन या वर्गीकरण किया जाता है। इसके साथ साथ इनको सारणीबद्ध या टेबलिंग इनकी की जाती है और इसके बाद उनका प्रयोग या प्रैक्टिकल किया जाता है और इन्हीं प्रैक्टिकल के आधार पर हम रिजल्ट को तैयार करते हैं। ठीक है, तो ये 2 विधियां आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गई होंगी क्योंकि ये जो है आगमन विधि के अंतर्गत कार्य करती है। इसके बाद आगमन विधि के हम कुछ मेरिट्स या गुण देख लेते हैं। सबसे पहला जो गुण है इसका ये है रियलिस्टिक कंक्लूजन होते हैं। इसके जो परिणाम होते हैं वो वास्तविक होते हैं क्योंकि ये यूनिवर्सल ट्रूथ पर काम कर रही है और ये मनुष्य के वास्तविक जीवन के व्यवहार के रूप में कार्य कर रही है, इसलिए जो इसके निष्कर्ष होंगे वो वास्तविक होंगे। टेस्ट ऑफ कंक्लूजन, परीक्षण के आधार पर निष्कर्ष निकाले जाते हैं, टेस्ट किया जाता है, क्लासिफिकेशन किया जाता है और उनको टेबलिंग की जाती है और उसके बाद उसमें प्रैक्टिकल के माध्यम से रिजल्ट तैयार किए जाते हैं। उसके बाद है इसका गुण कि हेल्पफुल इन फ्यूचर इन्वेस्टिगेशन, भविष्य में आने वाले जो इन्वेस्टिगेशन है, जो आज ये तथ्य इकट्ठे किए जा रहे हैं, आने वाले भविष्य में जो इन्वेस्टिगेशन किए जाएंगे उनमें ये तथ्य जो है वो यूजफुल रहेंगे। इसके बाद हम इसके कुछ डीमेरिट्स देख लेते हैं या दोष इसमें क्या क्या है। लेक ऑफ यूनिवर्सल, इसमें कहा गया है कि ये यूनिवर्सल या सर्वमान्य सत्य पर काम करता है लेकिन इसका अभाव बना हुआ है क्योंकि सबसे पहली बात ये जानना जरूरी है कि यह विधि जो है वो विशिष्ट से सामान्य की ओर कार्य कर रही है और ये जटिल विधि है। जटिल का अर्थ होता है कठिन विधि है, तो कठिन विधि है तो इसका तात्पर्य है कि इसको कोई भी नहीं कर सकता। इसको करने के लिए प्रशिक्षित या ऐसे अर्थशास्त्रियों की आवश्यकता है जिन्होंने अनुभव प्राप्त किया हो। ठीक है, तो इसमें ये दोष है। इसके साथ साथ जटिल मेथड है, कॉम्प्लेक्स मेथड है, करने में कठिन है, इसके जो स्टेप्स हैं वो करने में कठिनाई होती है, इसको आसानी से नहीं किया जा सकता। तीसरी बात होती है पक्षपात पूर्ण कंक्लूजन निकलते हैं। बायस्ड कंक्लूजन मतलब पक्षपात पूर्ण से तात्पर्य है कि किसी मान लो 2 व्यक्ति परीक्षण कर रहे हैं तो एक का परीक्षण कुछ आएगा, दूसरे का कुछ आएगा और दोनों जो हैं एक पक्ष नहीं हो पाएंगे क्योंकि वो अपनी अपनी जगह पर क्या रहेंगे, अडिग रहेंगे कि हमने जैसा टेस्ट किया है वो सही है ना। तो इसमें इस तरह की आशंका जो है वो बनी रहती है। लेस हेल्पफुल इन एसएसटी, सामाजिक विज्ञान जैसे सब्जेक्टों के लिए ये विधि जो है वो किसी भी रूप में सहायक नहीं है क्योंकि हमने इसके पहले देखा कि इस तरह की जो विधियां हैं वो निश्चित रूप से सांख्यिकी मेथड और परीक्षण विधि के आधार पर हमने देखा फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी जैसे विषयों के लिए ही ये विधि जो है वो उपयुक्त है, प्रयुक्त की जाती है। इसका जो एरिया है या इसका जो क्षेत्र है वो लिमिटेड है, इसका क्षेत्र सीमित है, हर कोई इसको नहीं कर सकता और इसको करने में कठिनाई आती है, इसीलिए इसका जो क्षेत्र बना हुआ है, जो इसका एरिया है वो सीमित होता है। ये इसकी प्रकृति भी है। तो इस तरीके से इकोनॉमिक्स की 2 तरह की विधियों के बारे में आज हमने चर्चा की और आपको इसे अच्छी तरीके से ये अब समझ में आ गई होगी।